पिछले दिन बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाते हैं और आंकड़े जारी होने के बाद पूरे देश में इसकी बहस छिड़ जाती है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन चर्चा जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जातीय जनगणना के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या ये वक्त की मांग है या फिर ये राजनीतिक स्टंट है? इसका इतिहास क्या है और पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में पहली बार जनगणना जो है वो 1881 में, जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, तब की गई थी। लेकिन जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो हमारे देश में जो है वो तमाम जातियां हैं, उपजातियां हैं, जिनकी संख्या कितनी है, किस जाति में कितने लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, यह फिलहाल निर्धारित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हमने जातीय जनगणना अभी तक नहीं करवाई है। हमारे देश में 1931 तक जो है वो जातिगत जनगणना होती थी, वहां पे जाति भी दर साथ में की जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो जब देश आजाद हुआ तो वहां पे इस तरह का काम नहीं किया गया। हालांकि 2011 में जो है वो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जब हम जनगणना की बात करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें सामने तब आती है जब हम कोई योजना बनाते हैं। हमें किस वर्ग के लिए योजना बनानी है, किस क्लास के लिए हमें योजना बनानी है, और योजना वो कितने लोगों तक पहुंचनी है, कैसे पहुंचेगी, वो हम तभी निर्धारित करते हैं, तभी हम जो है वो चीजें बनाते हैं। हमारे पास उस तरह के आंकड़े वहां पे होते हैं। जातिगत जनगणना की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें ये पता लगाना हो कि किस जाति की जो है वो कितनी हिस्सेदारी है, कौन उससे वंचित रहा है। तो इन सब बातों का पता हमें जो है वो जनगणना से ही लगता है। जातिगत जनगणना से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, कौन उस हिस्सेदारी से वंचित रहा है। तो ये सब बातें हम पता तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास आंकड़े होंगे, और वो आंकड़े जो है जातीय आधार पे होंगे। अब जब जातीय जनगणना की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। तो हम दोनों तर्कों को जान लेते हैं कि इसके पक्ष में क्या कहा जाता है, इसके विपक्ष में क्या कहा जाता है। देखिए, इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े सरकार को मिलेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंचाया जा सकता है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि किस तबके की, किस जाति की कितनी ज्यादा हिस्सेदारी है, कौन इससे वंचित रहा है। जो इससे वंचित रहे हैं तो उन तक जो है वो इन योजनाओं का लाभ जो है पहुंचाया जा सकता है, अगर हमारे पास जो है वो इस तरह के आंकड़े होंगे। दूसरा सबसे बड़ा तर्क जो इसके पक्ष में दिया जाता है कि जातिगत जनगणना होने से जो आंकड़े सामने आएंगे, उनसे ये तथ्य सामने आएंगे कि किसकी कितनी संख्या है और समाज के संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो ये सब कुछ हमें पता तभी लगेगा जब जातीय जनगणना हमारे देश के अंदर होगी, जब ये आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन अब कुछ लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं, वो भी तर्क देते हैं, थोड़ा उनको जान लेते हैं। विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े मिलेंगे, उनके आधार पर देश भर में आरक्षण की नई मांगे उठना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह की जनगणना करवाने से सामाजिक विभाजन होगा, और इससे जो है वो समाज में एक जाति का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। इससे समाज में लोगों में आपसी संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की इस वीडियो के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। क्या ये वक्त की जरूरत है या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके पक्ष में विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही अपडेट के लिए कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।